हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विसेज। इसमें से हमने कवर किए टॉप 30 एमसीक्यू जो कि केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं और मेरे से पहले आंसर देकर आपको फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर का नाम ही बिजनेस सर्विसेज है और हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से किस एक चीज़ को हम बिजनेस सर्विसेज बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बता दें बिजनेस सर्विसेज का मतलब ही क्या होता है कि जो भी बिजनेस चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, उसको हेल्प कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे ही तो बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। और ये सारी चीज़ें क्या हम नहीं पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो ट्रेड को सपोर्ट करे वो क्या होता है, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड ही को हम जानते हैं एज अ बिजनेस सर्विसेज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विसेज। इनमें से कौन सा जो है बिजनेस सर्विस का एक पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, फिर उसका एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस सर्विसेज के अंदर बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट इन सबको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कभी भी उसमें प्रोडक्शन को हम बिजनेस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड अ बोरोअर एज वेल एज लेंडर। इनमें से किस इंस्टीट्यूट को एक तो ये मतलब कि बोरोअर भी कहा जाता है, साथ में लेंडर भी, मतलब ये उधार लेते भी हैं और उधारी देते भी हैं। तो ये काम कौन करता है, हमारे जितने भी बैंक हैं वो ये काम करते हैं कि हमसे जो है पैसे वो एज ए डिपॉजिट भी रखते हैं, उस पर हमें वो थोड़ा इंटरेस्ट भी देते हैं, और उसके बाद अगर किसी को कुछ पैसे उधार चाहिए तो वो क्या करते हैं, उधारी भी देते हैं। तो ये काम किसका है, बैंक का। तो किस इंस्टीट्यूट का ये फंक्शन है, तो वो बैंक हो जाएगा हमारा आंसर, थर्ड का बी। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। यहाँ पर विच ही होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा बैंक का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे और मनी को उधार दे, पैसे को उधार दे और हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे, ये तो उसका प्राइमरी फंक्शन है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। तो साफ साफ मैंने खैर आपको आंसर बता ही दिया। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर कलेक्टिंग चेक्स हो गया, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स हो गए, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सारे जो बैंक है ना इसके सेकेंडरी फंक्शन है। तो कौन सा सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये तो प्राइमरी फंक्शन है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ऑफर्स मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इनमें से कौन से टाइप के डिपॉजिट अकाउंट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा ब्याज जो है आपको किस डिपॉजिट अकाउंट पर मिलेगा, तो वो है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक ऑफर करती है। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु कैन गेट एन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम ए बैंक। बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कौन रिसीव कर सकता है, मतलब किसको जो है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। तो बैंक जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है करेंट अकाउंट होल्डर को। करेंट अकाउंट इस टाइप का अकाउंट होता है जिसमें बैंक 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं देती, इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं देती, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें आप जितने चाहें उतने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। मोस्टली करेंट अकाउंट जो है बिजनेस पर्सन के ही होते हैं, तो इनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इज। डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी पीरियड क्या होती है। अब कई बार जैसे आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह में फीस सबमिट करनी होती है तो आपसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता है। तो वो डिमांड ड्राफ्ट ना हमेशा कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, वो हमेशा 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स तक के लिए वैलिड होता है। तो सेवन्थ का सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन विच एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर लिमिट्स गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इनमें से कौन सा ऐसा मतलब कि जो सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें अगर आपने एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आपने जमा कर दिया तो जो एक्स्ट्रा है ना वो अपने आप ही फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, ठीक है ना, उसको बैंक क्या करेगी एज अ फिक्स डिपॉजिट उसको कंसिडर कर लेगी। तो इस टाइप का जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंकर्स चेक इज ऑल्सो नोन एज। जो बैंक का चेक होता है उसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसको पे ऑर्डर भी बोला जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर ई बैंकिंग, ई बैंकिंग के तहत इनमें से क्या नहीं आता है? तो ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी आते हैं, डेबिट कार्ड भी आता है और एटीएम तो आता ही आता है। ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का ही फुल फॉर्म है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ई बैंकिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरटीजीएस इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। आरटीजीएस एक तरीके का फंड ट्रांसफ़र का सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसमें क्या होता है कि मनी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको इमीडिएटली सेटल डाउन कर लिया जाता है। रियल टाइम बेसिस पर भी होता है, ग्रॉस बेसिस पर होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक होने की वजह से आपका ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो गया। आरटीजीएस की तरह ही ना आपका एक नेफ्ट है। नेफ्ट का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, चाहे आपने आरटीजीएस का सुना हो या ना सुना हो, क्योंकि आरटीजीएस करने के लिए चार्ज लगते हैं जबकि नेफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें फ़ंड का जो सेटलमेंट होता है ना, इसमें आधे आधे घंटे के बैचेस बने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें इमीडिएटली, नेफ्ट के अंदर इमीडिएटली आपका जो फंड है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांजेक्शन तुरंत ही नहीं होता, उसमें आधे आधे घंटे के बैचेस होते हैं। फिर जब जब जिसका नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फंड ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये नेफ्ट की क्वालिटी और आरटीजीएस तो हमने यहाँ पर कर ही लिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इनमें से कौन सा जो है ना एक इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इंश्योरेंस का फंक्शन क्या है? रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस करवा के हम रिस्क शेयर कर लेते हैं, अपने अपने रिस्क को हम इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ शेयर कर लिया हमने। उसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन में भी वो हमारा असिस्ट करेगा, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हमारे कैपिटल को दोबारा से फॉर्मेशन करने की हम एबिलिटी कहाँ से ला पाएंगे? जो इंश्योरेंस है वो उसको क्लेम करके लेंडिंग ऑफ फंड्स, क्या हम फंड्स को उधार देते हैं क्या? इसमें नहीं। तो ये आपका इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है। 12th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर किस चीज़ को कवर नहीं किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ये बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सामने वाली पार्टी का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसा मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ कहाँ फॉलो होता है? फायर इंश्योरेंस के अंदर, चोरी का इंश्योरेंस हो या मैरीन इंश्योरेंस हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान के खोने की वैल्यू को जज नहीं कर सकते कि हाँ ये तो इतने रुपए का इंसान था तो हम इसको इतना दे देते हैं, ये इतने रुपए का था। तो इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को कवर नहीं किया जाता है। तो 13 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो मेन तो हमारा मकसद क्या होता है? सिक्योरिटी लेना। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इस टाइप का इंश्योरेंस है जिसके अंदर हम सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की खास बात यह है कि वैसे अगर डेथ हो जाए तब तो उनको मिलेगा ही इंश्योरेंस का पूरा पैसा, लेकिन अगर डेथ नहीं भी होता तभी भी क्या होगा? जब भी हमारा इंश्योरेंस पूरी तरीके से मैच्योर होगा तो वो हमें पैसे जो है इंटरेस्ट के साथ वापस भी करेंगे। तो उसमें हम सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बाकी और चीज़ों में सिर्फ वो हमारी सिक्योरिटी कवर करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आती है तब तो वो पैसा देगा और नहीं आती है तो नहीं देगा, ठीक है। तो 14 का हमारा तो डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो एक वादे का कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज क्यों वादे का कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि द सम एश्योर्ड विल बी सर्टेनली पेड। क्योंकि जो भी सम आपका जमा हो जाएगा ना वो डेफिनेटली आपको पे किया जाएगा, ठीक है। तो 15 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फी चार्ज बाय इंश्योरेंस ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड। जो इंश्योरेंस कंपनियां सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए फीस चार्ज करती है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। जैसे लाइफ इंश्योरेंस अगर आप में से किसी के यहाँ हुआ पड़ा हो और मोस्टली लोगों के घर में देखने को मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ प्रीमियम जमा करना है, ड्यू हो गया है प्रीमियम, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन गेट्स हिज स्टॉक ऑफ 50,000 इंश्योर फॉर 70,000। एक पर्सन के पास जो है ना उसके मान लीजिए गोदाम में 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन उसने इंश्योरेंस कितने का कराया हुआ था? 70,000 का। आग लग जाती है, पूरा स्टॉक खराब हो जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी उसे 50,000 देती है, 70,000 नहीं देती है, हालांकि उसने 70,000 का इंश्योरेंस करा रखा था। तो इसमें यहाँ पर कौन सा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही कहता है कि जितना नुकसान हुआ है आपको उतना ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान तो कम हुआ और आपने ज़्यादा का इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको उतना
उतना मिलेगा, उतना आपको नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सरेंडर वैल्यू ऑफ अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू मतलब कि जो भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम अपना पेमेंट किया और मेरी कंपनी में आग लग गई, तब तो वो मुझे पैसा दे देगा, ठीक है ना, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग बनेगा उतना दे देगा। लेकिन अगर कुछ होता ही नहीं है तो ऐसे में सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिलता, मतलब सरेंडर वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम दी फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज कवर्ड अंडर मैरीन इंश्योरेंस। इनमें से कौन सी चीज़ों को कवर किया जाता है मैरीन इंश्योरेंस में? तो मैरीन इंश्योरेंस में लाइबिलिटी इंश्योरेंस को कवर किया जाता है। होल लाइफ पॉलिसी तो ये सारे तो गुण जो है ना इंडोमेंट पॉलिसी की, अगर उस इंसान को कुछ हो जाए तो उसकी नॉमिनी को मिल जाए तो ये तो इंडोमेंट के अंदर आ गया। होल लाइफ पॉलिसी, ये जो आपके कैरेक्टर है ना ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हैं। तो मैरीन इंश्योरेंस का क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी इंश्योरेंस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस है पूरे इंडिया के अंदर? तो जो पोस्टल सर्विसेज है ना इसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हर किसी को अपने डाटा, अपने पैसे, कुछ ना कुछ भेजना रहता ही होता है। तो जितना आपके पोस्ट ऑफिस हो गए, कोरियर सर्विस हो गया, पार्सल वगैरह जो, तो ये सारे जो होते हैं ना सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो हमारा पोस्टल सर्विस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। श्याम हैज़ टू सेंड अ लेटर टू हैदराबाद। श्याम को क्या करना है? एक लेटर हैदराबाद भेजना है अर्जेंट बेसिस पे, बहुत ही अर्जेंट है। तो वो कौन से पोस्टल सर्विस को यूज़ करेगा? तो इसमें क्योंकि मामला अर्जेंट का है, तो मामला अर्जेंट का है ना, तो इसको स्पीड पोस्ट फॉलो करना होगा। इसमें थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन ये फटाफट से पहुंचा देगा। तो यहाँ पे 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इनमें से कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है? तो पोस्ट ऑफिस जितनी बैंक सर्विस प्रोवाइड करती उतनी तो सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करेगी पोस्ट ऑफिस, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस काफ़ी सारी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है, लाइक सेविंग स्कीम, लाइक पीपीएफ, ठीक है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सेविंग स्कीम्स को भी वो ऑफर करती है, मनी ऑर्डर फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करती है, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जिसमें हम क्या करते हैं एक फिक्स अमाउंट हम हर महीने जमा करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारा वो जमा होता रहता है। मान लीजिए 100 रुपये से मैंने शुरुआत किया, हाँ कि हर महीने में 100 रुपये जमा करूंगी, फिर बाद में जो भी एक टाइम होगा उसके बाद वो मुझे मिलेगा, तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम उसे कहते हैं। तो ये सर्विस भी जो है ऑफर करती है पोस्ट ऑफिस। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट होने की वजह से ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई। जो डीटीएच हमारे घर पे लगे होते हैं ये सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है? क्या बैंक करती है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज करती है? बिल्कुल नहीं, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती है? सेल्युलर सर्विसेज। नेक्स्ट है, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाई। टाइम यूटिलिटी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, टाइम यूटिलिटी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? लाइक अब अगर कोई सामान है, ठीक है ना, एक जगह पे है दूसरी जगह पे उसे पहुंचाना है, तो वो मतलब कि एक बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस चीज़ को उपयोगिता कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो 24 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता मीडियम कौन सा है? सबसे सस्ता मीडियम जो होता है ना हमेशा वाटरवेज होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी फ्यूल वगैरह लगता है नहीं। तो वाटरवेज जो होता है इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स। पब्लिक वेयर हाउसिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? पब्लिक वेयर हाउसिंग एक तो होता है कि मेरी कंपनी है, मैंने खुद ही अपना स्टोर रूम मतलब वेयर हाउस खोल रखा है बड़ा बड़ा सा। तो और एक होता है क्या कि कोई थर्ड पार्टी का वेयर हाउसिंग है और वो क्या करता है किराए पे देता है, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउसिंग। तो उसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि मेरे पास कोई ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे खुद का वेयर हाउस खोलना पड़ा तो मुझे बड़ा सा प्लॉट खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा, और उसके बाद मैं अपना एक जगह खोलूँगी, दूसरी जगह खोलूँगी तो प्रॉब्लम, तीसरी जगह मुझे ज़रूरत पड़े, कभी ना पड़े, तो फिर उसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनती है जब मेरा खुद का हो। लेकिन यही सारी बेनिफिट मुझे किस में देखने को मिलेगा? पब्लिक वेयर हाउसिंग के अंदर। जिस वजह से तीनों ऑप्शन करेक्ट के साथ हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, CWC स्टैंड फॉर। CWC का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो CWC का जो फुल फॉर्म है ना वो आपका क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ CWC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज नोन एज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक हमारे इंडिया के अंदर सबसे मतलब एपेक्स बैंक, सबसे मुख्य बैंक जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम करती है, तो वो हमारी बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि इस क्वेश्चन को आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 28 का ए ऑप्शन तो हो ही गया करेक्ट। अब आगे चलते हैं 29 में,
द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, कस्टमर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू बाय अ, कस्टमर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई सामान कोई गुड्स खरीदते हो, सर्विसेज खरीदते हो या दोनों चीज़ खरीदते हो, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, कस्टमर पार्टिसिपेशन क्या होता है? कस्टमर पार्टिसिपेशन का मतलब होता है ना कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बना रहता है, कहीं ना जो आप उसके साथ काफ़ी टाइम तक जुड़े रहते हो। अभी आप ये देखिए, आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपको प्रीमियम भरने के लिए जाना पड़ेगा, अगर कुछ हो जाता है तो भी आपको उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, आपको कई बार उनसे मिलना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ले रहे हो तो भी उसके साथ जो है ना, जो कस्टमर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कहीं ना कहीं सर्विसेज के अंदर। लेकिन गुड्स में क्या, मैं मार्केट गई, लेकर आई, उसके बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कस्टमर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू बाय अ सर्विस, किसी भी सर्विस को खरीदने के लिए कस्टमर पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। होपफुली आपने ये सीरीज़ को एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपके जो है ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ जो है रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया होगा। तो आपको जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और अगर जैसे आपका 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन गाइस गलत हो रहे हैं ना, तो आपको दोबारा से अपने बुक्स को रीड आउट करने की ज़रूरत है। बाकी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।